दोस्तों, दिल्ली के सफ़र में आज हम लोग आए हैं दिल्ली से थोड़ी दूर आगरा, जहां सबसे पहले हम लोग, मेरे पीछे जो जगह है वो है आगरा का किला। इसके बाद हम लोग ताजमहल जाएंगे, जिसका हर किसी का सपना होता है। तो आगरा जब आए हैं तो इसकी शुरुआत हम लोग आगरे के किले से कर रहे हैं। आज हम लोग खुद से ट्रैवल ना करते हुए एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बस के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे। जो सबसे बढ़िया होता है, एक दिन के अंदर मथुरा, वृंदावन, आगरा, आपको सारे शहर जो है ये लोग घुमा देते हैं। तो आज एक बस के एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से हम लोग आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगरे के किले से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ताजमहल जाएंगे और उसके बाद आगे चल करके मथुरा, वृंदावन, सभी जगह आप लोगों को घुमाएंगे। वीडियो में आगे कंटिन्यू रहते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले आगरा का किला। दोस्तों, हम लोग आगरा के किले के अंदर आ गए हैं। आगरा के किले के पूरे इतिहास को मैं आप लोगों को समझाऊं तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1565 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई। इसे बनाना शुरू किया गया, लेकिन इसे बनने में 95 सालों का समय लगा और एक के बाद एक चारों जो अकबर के बाद आने वाले बादशाह थे उनके द्वारा इस आगरे के किले को बनवाया गया। सबसे पहले अकबर, फिर उनका बेटा जहांगीर, शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, इन चारों ने मिलकर के इस भव्य आगरा के किले को बनाया। सामने जब आप आगरे के किले को देखेंगे तो ऊपर वाला जो नज़ारा आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाले नज़ारे के तरफ वहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। अगर सामने से कोई आक्रमण करे, कोई दुश्मन आए, हमला करे, तो वहाँ से बैठ करके तीरंदाजी वगैरह करने का काम जो है वहाँ से किया जाता था। शाहजहां अपनी राजधानी को बदलने से पहले यहीं से अपने साम्राज्य को चलाया करते थे। आगे चल करके इसी के नींव पर लाल किले बना और लाल किला बनने के बाद शाहजहां परमानेंटली वहाँ पर सेट हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। जब हम लोग आगरा के किले के बारे में बात करें तो सिर्फ इसका 25% हिस्सा ही हम लोग टूरिज्म के लिए खुला छोड़ दिया गया है। 25% हिस्से में ही आप लोग घूम सकते हैं। बाकी का जो 75% हिस्सा है, और मेरे पीछे आप जब देखेंगे, मेरे पीछे 75% हिस्सा उस समय मुगल सेनाओं ने अपने कब्जे में रखा था, मुगल सेना के यूज के लिए था। और अभी भी अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय सेना इसका 75% हिस्सा इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए आगरे के किला का 25% हिस्सा हम लोग टूरिज्म के लिए खुला है, जहाँ से हम लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन 75% हिस्से में हम लोग आ जा नहीं सकते। चलिए, आप पूरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगरा के किला घुमाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग ताजमहल की तरफ रवाना होंगे। अभी हम लोग आगरा के किले के अंदर हैं और आगरा के किले में मेरे पीछे जो एरिया आप देख पा रहे हैं वो शाहजहां और मुमताज महल का खास महल है। वहीं पर वो अपना प्राइवेट टाइम बिताया करते थे। उसके दोनों एरिया में जब आप देखेंगे तो उनके बेटियों का महल था। और इसके बाद कैमरे को मूव करते हुए ऊपर के एरिया में अगर हम लोग दिखाएं, ऊपर कीजिए जाए, तो वो हर्रम महल है। बेसिकली उस समय मेरे साइड जो नृत्य करने वाली महिलाएं हुआ करती थी शाहजहां मुगल बादशाहों के दरबार में, वो सभी वहां पर रहा करते। ये जो आप महल देख पा रहे हैं, यहीं पे शाहजहां अपनी बेगम के साथ रहा करते थे। इस पूरे किले को जब आप देखेंगे तो मकराना मार्बल से बना हुआ है, वही मार्बल जिससे ताजमहल बना था। शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो। मकराना मार्बल की खूबी के बारे में बात करें राजस्थान के, आपको पता है कि भारतीय मार्बल है जो भारत का सबसे कठोर मार्बल में से एक कहलाता है। उसी मार्बल से ताजमहल भी बना था। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने घूम लिया है। अब हम लोग जाते हैं जहाँ पर शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके रखा। मेरे पीछे जो गुंबद वाला इलाका आप देख पा रहे हैं, गुंबद वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके अपने ही महल में घर बंदी बना करके वहीं पे शाहजहां को रखा गया था। तो वो सामने से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने ही पिता को औरंगजेब ने बंदी बना करके रखा था और वहीं पे उनकी देहांत भी हुई थी। तो चलिए करीब से हर एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो वीडियो के सामने आप एक छोटा सा पार्क देख रहे हैं, ये मुगलों के समय का अंगूरी पार्क है। और इसको एक शक्ल देने के लिए प्रेजेंट टाइम में भी अंगूर के गुच्छों के ये पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पे अंगूर समय समय पे होते भी हैं। मुगलों के समय में ये अंगूरी पार्क, जिसे आप इतिहास में पढ़े होंगे, अंगूरी बाग करके, यही हुआ करता है। सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पोर्टेंट महल, इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल। और मैम बात यह है कि आगरा फोर्ट के अंदर जो भी टूरिस्ट आता है या जो भी पर्यटक आता है, स्पेशली उस महल को देखने के लिए आता है, इस पैलेस को विजिट करने के लिए आता है। ये फेमस क्यों हुआ? आई हैव टोल्ड यू, शाहजहां हाउस अरेस्ट
ऑन सन औरंगजेब। ये वो जगह है जहाँ औरंगजेब ने शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया, एक बेटे ने एक बाप को हाउस अरेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि शाहजहां लास्ट पीरियड ऑफ लाइफ 7 ईयर 4 मंथ एक्सपेंड ईयर, 7 साल 4 महीने तक शाहजहां इस महल के अंदर हाउस अरेस्ट रहे। और 22 जनवरी 1666 ही डाइड हियर। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां का जो इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था, उस महल के अंदर। बट टूरिस्ट नॉट अलाउड इनसाइड द पैलेस लास्ट 11 या 12 ईयर। रीजन देखिए, अभी आपको यहाँ पर काफी कलर नजर आते हैं ना, बट यू नो इट्स नॉट कलर। नो कलर, नो पेंटिंग, नो ड्राइंग। ये आगरा का ट्रेडिशनल वर्क है, इसको बोलते हैं मार्बल इनले, मतलब मार्बल को डक करने के बाद, कैप करने के बाद जेम्स स्टोन, सेमीप्रेसिस स्टोन जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना रिंग के अंदर, ये सारे जेम्स लगे हुए। और वेनुगो ताजमहल सेम वर्क लुक ओवर दिया। शाहजहां ने ताजमहल को जो डेकोरेट किया है ना, वो जेम से किया है। शाहजहां ने पेंटिंग या कलर यूज नहीं किया। बट आजकल क्या है ना, समबडी स्टीलिंग स्टोन लोग टच करने की या निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस पैलेस को कवर कर दिया है। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टॉप। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और वहां से क्या है ना, फ्रॉम देयर दैट साइड यू कैन सी नाइस व्यू। ताजमहल, यमुना रिवर, होली रिवर पीछे है। और देखिए ऊपर जाने का रास्ता ये है। और यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे ना सर, ऊपर जाके आप लोग राइट लेंगे और सबसे पहले आप लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके क्या है ना, आप लोग फोटोग्राफी करेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन। वहाँ का जो पार्ट है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आपका फोटोग्राफी। चलिए अब आप लोगों को मैं जन्नत दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा जन्नत। आगरे के किले से आप आगरे के किले के छत पर चढ़ेंगे तो सीधा सुंदर ताजमहल आप लोगों को नजर आएगा, जो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ भी हम लोग विजिट करेंगे, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत शानदार है। आप सामने आकर के फील करोगे तब आपको मालूम चलेगा। आगरा के किले का ये छत का ऊपरी हिस्सा है और ये जो व्हाइट मार्बल आप देख रहे हैं, यहाँ पे वजीर आलम यानी कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ आकर के संबोधन दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और वो जो ब्लैक मार्बल आप देख रहे हैं वो किले के बादशाह यानी कि किले का जो भी मालिक होगा वो वहाँ पर उपस्थित रहते थे। ये सामने वाली जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी उस समय मुगल बादशाहों के द्वारा। और जितने भी ये सामने के आप घर देख पा रहे हैं, दरवाजे देख पा रहे हैं, ये उस समय बेसिकली दफ्तर हुआ करता था। अब आपका कहना ये होगा कि मुगलों के समय में तो दरवाजे हुआ ही नहीं करते थे, तो ये बात सही है, मुगलों के समय में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। ये जितना आप देख पा रहे हैं पूरा किला को आप देखेंगे, कहीं भी दरवाजा नहीं है। लेकिन दरवाजे के ठीक ऊपर में अगर आपको जूम करके दिखाऊं, ये आपको एक रिंग सा दिखाई देगा जहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। बेसिकली पर्दे ही है। ये जितने भी दरवाजे आप देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी पर्पज से लगाए हुए। उस समय भी कहीं पर कोई पर्दा नहीं हुआ करता था। जितने भी दरवाजे हैं ये भारत सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने से पहले शाहजहां यहीं से अपने साम्राज्य को चलाते थे। और ये जो आप ऊपर का इलाका देख पा रहे हैं, वहीं पे मुगल बादशाह शाहजहां बैठा करते थे। यहाँ पे वजीर बैठा करते थे, बेसिकली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। उनके जितने भी मंत्री परिषद हुआ करते थे इन अगल बगल के एरिया में रहा करते थे। और ये जो खिड़कियाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे महारानियाँ, प्रिंसेस, ये सारे लोग बैठ करके मुगल बादशाह जो भी हुआ करते थे, शाहजहां उस टाइम के थे, तो उनका जब दरबार लगता था वहाँ से देखने का काम करते थे। और ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा एरिया था आम पब्लिक के लिए। पब्लिक दरबार यहाँ पर लगता था और यहीं पे आम पब्लिक बैठने का काम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं आगरा के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल में, जिसमें हर एक भारतीय का सपना होता है कि वो ताजमहल अपने लाइफ में एक बार आए और इसको सामने से एक्सप्लोर करें। ताजमहल का ये एंट्रेंस गेट है, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे
ताजमहल के बारे में अगर आप पहली बार कभी आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल के एंट्रेंस गेट से 1 किलोमीटर बाहर ही आपको छोड़ दिया जाता है। और मेरे पीछे अभी आपने एक ऑटो को क्रॉस करते हुए देखा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है बेसिकली, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ही इसे संचालित करवाती है, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को आना है। 1 किलोमीटर पीछे ही आप लोगों का जो बस होगा, जो भी व्हीकल से आप आएंगे उससे रोक दिया जाएगा और इसके माध्यम से आपको यहाँ तक पहुँचना। अब अंदर जाएंगे और आपको मोहब्बत के साथ ताजमहल को सामने से रूबरू करवाएंगे। ईस्ट गेट बोलते हैं, पूर्वी गेट। लेकिन जब आप लोग बाहर आएंगे ना, तो जो गोल्फ कार्ट है ना, बैटरी गाड़ी, वो आपको यहाँ से पिकअप नहीं करेगा, समझ गए ना, यहाँ से पिकअप नहीं करेगा। लुक ओवर देयर, देखिए वहाँ सामने देखिए आपको ग्रीन बोर्ड दिख रहा होगा, ये ग्रीन बोर्ड, वो आगे वाला ग्रीन बोर्ड, वहाँ से आपको गोल्फ कार्ट मिलेगी, बैटरी गाड़ी, और आपको बैठाएंगे तो वहाँ से जहाँ से हम आए थे ना वहीं ड्रॉप करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो एंट्री पॉइंट है ना वो सामने से है, एंट्री गेट, और वहाँ के है ना रेगुलर 2-3 लाइन चलता रहता है, तो आप लोग लेडीज जेंट्स अलग नहीं है, फैमिली वाइज क्यों होगा, एक मोबाइल से एंट्री हो सकता है, समझ गए ना। आ जाइए, ये ताजमहल की एंट्री गेट है और ये रहा इसके जस्ट पीछे ताजमहल, पास से दिखाएंगे। और इस पूरे वीडियो को कंटिन्यू हमारे साथ जो गाइड है बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इसीलिए अब जो बोलेंगे इन्हीं की बातों को हम लोग फॉलो करेंगे और आगे की वीडियो में यही कंटिन्यू रहेंगे। और देखिए सबसे पहले अभी आप लोग जिस एरिया के अंदर खड़े हुए हैं ना, ये जो पार्ट है ये ताजमहल का फोरकोट एरिया कहलाता है, इट इज कॉल्ड फोरकोट एरिया। देखिए आप लोग यहाँ देखते हैं तो कॉर्नर वाइज यू कैन सी 4 गार्डन, यहाँ पर क्या ना 4 गार्डन दिए, और डायरेक्शन वाइज एंगल वाइज 4 गेट, मतलब हर एंगल में एक गेट बनाए हुए हैं। और देखिए आई हैव टोल्ड यू ताजमहल हैव 3 एंट्रेंस, ताजमहल के अंदर क्या ना 3 गेट से टूरिस्ट आता है। जैसे अभी आपने यूज किया ना ईस्ट गेट, और स्पेशली योर रिमेंबर योर एग्जिट सेम गेट। ये आपको खास याद रखना है कि ताजमहल देखने के बाद आप इसी गेट से बाहर जाएंगे। ताजमहल का जो दूसरा गेट है ना सेकंड, वो साउथ के डायरेक्शन में, और जो तीसरा गेट है ना थर्ड, वेस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 एंट्रेंस है, बट आपको ध्यान रखना है ओनली ईस्ट। लेकिन अभी हम लोग आते हैं, इट इज द मेन एंट्रेंस ऑफ ताजमहल, इट इज कॉल्ड रॉयल गेट, शाही दरवाजा। ये ताजमहल का मेन गेट है, इसको रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है। और देखिए इस रॉयल गेट का जो हाइट है ना 105 फीट, 105 फीट का हाइट है। लेकिन अभी इस गेट को जो डेकोरेट किया हुआ है, इसके ऊपर आप लोग जो वर्क देख रहे हैं, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन आगरा फोर्ट कि शाहजहां डोंट यूज कलर एंड पेंटिंग, और इनसाइड द ताजमहल यू कैन सी 28 कलर स्टोन। शाहजहां ने ताजमहल को जो डेकोरेट किया है ना वो जेम से किया है, कलर का यूज नहीं किया है। और एक मैन वर्क देखिए सर, अभी आपको जो ब्लैक दिख रहा है ना बॉर्डर टाइप में, हाँ, कैलीग्राफी, चैप्टर ऑफ कुरान, कुरान का चैप्टर लिखा गया है, सूरे फज्र, इसका मतलब होता है मॉर्निंग प्रे। और मैन बात यह है कि जो अरबिक लिखा हुआ है ना, ब्लैक स्टोन यूज किया गया है, काला पत्थर से। और देखिए अभी आप लोग टॉप में देखेंगे ना, यू कैन सी स्मॉल डोम, इफ यू काउंट 11, और व्हेन यू गो बैक साइड, जब हम लोग बैक में जाएंगे ना तो 11 बैक साइड ऑल्सो, और 11 + 11। ये चीज का लॉजिक है कि ताजमहल वॉज कंप्लीट 22 ईयर। ताजमहल को बनाने के लिए 22 साल लगा, बिकॉज मुगल टाइम नो कैलेंडर नो कैलकुलेटर, तो शाहजहां गिव द 22 डोम, 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने के। लेकिन आफ्टर रॉयल गेट यू रीच द मैन बिल्डिंग, बट ताजमहल नॉट लाइक ए आगरा फोर्ट, किले की तरह नहीं है ताजमहल। ताजमहल इज अ वन बिल्डिंग, और ताजमहल में आपका जो मोस्टली जो समय है ना, जो ज़्यादा समय है वो फोटोग्राफी के लिए होने वाला है, एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा नहीं है। बट माई वन रिक्वेस्ट, लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे अभी हम लोग रॉयल गेट से अंदर जाएंगे ना, रॉयल गेट क्रॉस करके हम लोग लेफ्ट में मूव करेंगे, और फर्स्ट लाइक दिस एक बार हम लोग खड़े होंगे, और फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ताज, इट्स अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए अभी आप लोग यहाँ से ताजमहल को देखते हैं ना, देखिए ताजमहल आपको ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ। मेन चीज
ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने जो जगह सेलेक्ट किया, लैंड, ताजमहल के बैक साइड में ऐसा कोई चीज नहीं आता है जो ताजमहल की ब्यूटी को लॉस करे, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी ट्रीज। और फ्यूचर में क्या है ना, बैक साइड में कोई चीज आ भी नहीं सकता, बिकॉज बैक साइड में क्या है ना, यमुना है। और आप लोग जानते हैं ताजमहल दुनिया के अंदर एक ऐसा मोनूमेंट है जो अपना कलर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ताजमहल नजर। और इस ताजमहल का जो हाइट है ना 73 मीटर। और आपकी नॉलेज के लिए ताजमहल जो है वो कुतुब मीनार से ऊंचा है, बट आपको कुतुब मीनार ऊंचा लगता है बिकॉज एरो में। कुतुब मीनार का हाइट है 72.5 और ताजमहल जो है ना वो 73 का है, 5 फीट का फर्क है। लेकिन बाय द वे जब आप अंदर जाएंगे ना, व्हेन यू गो इनसाइड द डोम लाइक दिस, 2 ग्रेव समाधि, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। तो बिग वन शाहजहां, स्मॉल वन मुमताज। जो बड़ा साइज में है वो शाहजहां का है और जो छोटा साइज में है वो मुमताज का है, बड़ा साइज में शाहजहां का है। सर हेलो, इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग जो समाधि देखेंगे ना वो सिमेट्रिकल देखने वाले हैं, बिकॉज उनका जो ओरिजिनल ग्रेव है ना वो लास्ट 12 ईयर से क्लोज है। ताजमहल के अंदर क्या है ना, टोटल लाइक दिस 4 ग्रेव है, 2 डाउन एंड 2 अप। जो डाउन वाला है वो बंद किया हुआ है। लेकिन ताजमहल के देखिए राइट और लेफ्ट 2 बिल्डिंग बना हुआ है सिमेट्रिकल। अगर आपने एक बिल्डिंग देख लिया तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, कार्बन कॉपी है। तो ताजमहल के जो राइट वाला बिल्डिंग है ना वो मॉस्क है, शाहजहां ने मॉस्क बनवाया प्रे करने के लिए। और जो लेफ्ट वाला बिल्डिंग है दैट इज कॉल्ड मेहमान खाना, गेस्ट हाउस। और देखिए इस ताजमहल के अंदर क्या है ना 16 गार्डन दिया हुआ है और 53 फाउंटेन। इसका लॉजिक ये है कि ताजमहल वॉज कंप्लीट 1653। देखिए 1631 में ताजमहल स्टार्ट हुआ और 22 ईयर के बाद 1653 में रेडी हुआ, 22 साल का समय लगा। लेकिन मैंने बोला ताजमहल के 2 प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म। पहला फर्स्ट लाइक दिस, अगर आप लोग रेड प्लेटफॉर्म पर रहते हैं ना तो एंट्री टिकट एनफ होता है। लेकिन अगर आप लोग मार्बल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो फिर आपको मौसोलियम का टिकट लगता है। और बाय द वे आप ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे कोई लेना चाहता है 200 वाला टिकट तो नियर मॉस्क वहाँ पर टिकट काउंटर है। लेकिन आगे जाने से पहले मैंने बोला ताजमहल में आपका ज़्यादा समय फोटो के लिए होगा और ताजमहल में क्या है एंगल होते हैं। और हमारा जो फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट एंगल होता है ना, पहला एंगल वो यहाँ से होता है। यहाँ से क्या है ना ताजमहल फुल कवर करता है। और सेकंड आपका जो फोटो है ना वो क्राउडलेस होगा, आप आएंगे ताजमहल आएगा, पब्लिक ना के बराबर आएगा। तो देखिए हमारे साथ ये 2 फोटोग्राफर है। और मैन थिंग फोटोग्राफर नॉट कमिंग फुल टाइम, कहने का मतलब ये फोटोग्राफर आगे तक नहीं जाएंगे हमारे साथ। जब हम लोग वापस आएंगे ना तो हमारा फोटो रेडी मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है ना 5-7 मिनट का टाइम है, जिनको फैमिली फोटो, कपल फोटो, सिंगल फोटो, ट्रिक फोटो जो भी निकलवाना है निकलवा लीजिए, बस पे फोटो मिलेगा, वहीं पैसा देना। तो अब हम लोग ताजमहल के अंदर आ चुके हैं और जिसका आप लोगों का था इंतजार वो घड़ी आ गई है। और ये है दुनिया की सबसे नायाब और खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसे बड़े प्यार से शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। जिधर से देखो ताजमहल उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा इमारत जो मौसम के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलता है और जिस भी मौसम में देखो, किसी भी टाइम विजिट करो, ताजमहल उतना ही खूबसूरत नज़र आएगा। 400 सालों से ये खूबसूरत इमारत आज भी उतना ही खूबसूरत नज़र आता है। पास से जा कर के भी देखेंगे, एंट्रेंस पे जाएंगे, अंदर जाएंगे और बिल्कुल करीब से देखेंगे। लेकिन ताजमहल को जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तब उसका एक अलग ही सुकून होगा। तो पास आकर के भी ज़रूर देखना। लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, ताजमहल से भी सुंदर हमारी वाइफ है, तो इन्हें भी एक बार देखिए। ऐसा ही ताजमहल बनवाऊंगा मैं आपके लिए। अगर आपके घर के पीछे वो तालाब है ना, वहीं पे। कैसा लगा ताजमहल आके? अभी तक जितने भी जगह गए उसमें से सबसे खूबसूरत है ना ताजमहल। क्या ही कहे इसके बारे में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। है हमारा ताजमहल और ताजमहल के ठीक सामने, जैसा मैंने आपको बताया था, यमुना नदी। ताजमहल को इस बात का ध्यान रखते हुए ही इस जगह पर बनाया गया था कि इसके पीछे कुछ भी ना हो, किसी भी तरीके का पेड़ पौधा
इमारत कभी बन ना पाए, इसीलिए यमुना नदी के ठीक सामने बनाया गया था, ताकि पीछे का जो व्यू है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। आप वीडियो बना आगरा के बाद अब हम लोग आ गए हैं मथुरा, श्री कृष्ण के जन्मभूमि। यहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस जेल में जन्म हुआ था उस जेल में, यानी कि कंस के महल में, कंस का जो जेल था वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं होगा, इसीलिए अंदर में जो कुछ भी दृश्य होगा वो आप लोगों को दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन दर्शन करना है तो भाई अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। तो अंदर से एक बार दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि अंदर से कैसा है। वैसे मंदिर का अगर बाहर से तस्वीर वगैरह अलाउ होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये रहा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मेन एंट्रेंस डोर। यहाँ से अंदर जाना है और अंदर जाते ही कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो इसीलिए यहीं तक आप दर्शन कर पाएंगे। वृंदावन का प्रोग्राम बनाता हूँ, अपने घर रह जाता है, वृंदावन नहीं जाता। बुरा नहीं मानना मेरे बात का कि आप लोगों तो हजारों लाखों रुपया खर्च किया। जब आप लोग अपने अपने घर से चले थे तो मन में था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, दिल्ली आगरा से नहीं, घर से। हाँ? ये टेढ़ी टांग वाले का नगरी है। हमारा हिंदू धर्म में हमारा कृष्ण टेढ़ा खड़ा होता है, टेढ़ा ही बैठता है। तो दोस्तों, आगरा, मथुरा और वृंदावन घूम करके हम लोग आ गए हैं और इसी के साथ हमारा दिल्ली का टूर कंप्लीट हो रहा है। देखिए, मथुरा और वृंदावन हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। आगरा में भी जो 2 फेमस अट्रैक्शन था वो हम लोगों ने घूम लिया है। आगरा के 2 चीज़ें फेमस है। सबसे पहला आगरा का पेठा। आगरा जब भी आएंगे आपको ज़रूर खाना है। पेठा मतलब मुरब्बा भी बोलते हैं उसको। और दूसरा ये कि आगरा जब आएंगे तो आगरा का ताजमहल। तो आगरा में बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है। जब आप आगरा आओगे तो 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में कहा जाएगा कि आप ताजमहल का एक मार्बल का सॉफ्ट कॉपी ले जाओ, लेकिन वो नकली होता है। उसका ओरिजिनल कॉपी वहीं के यूपी गवर्नमेंट का ही एक स्टोर है, तो वहीं पे ताजमहल का जो ओरिजिनल वाइट मार्बल का मटेरियल है वो उसी का सेम उसी का वहीं पर मिलेगा। वहाँ से आप परचेज कर पाओगे। और ओरिजिनल ताजमहल का जो छोटा सा पीस यादगार लम्हे के रूप में लोग लेकर के जाते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद आगरा विजिट आपका 2 ही जगह है, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है, इसके बाद फतेहपुर सिकरी भी है, लेकिन वहाँ आप ना जाओ तो भी चलेगा। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आपको जाके मजा आएगा। इसके बाद मथुरा और वृंदावन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ एक दिन में आप नहीं घूम सकते। वो इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ मथुरा और वृंदावन है कि आपको घूमने में मिनिमम 7 से 10 दिन लगने वाले हैं। तो इसीलिए वृंदावन जब भी आएंगे तो 7 से 10 दिन का समय लेकर के आएंगे और आपको मजा आएगा। बेसिकली श्री कृष्ण के जन्म स्थल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें और मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में आपको बोरियत लगेगा। बहुत आपको अगर हिंदू धर्म से है तो आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। लेकिन एक चीज़ का याद रखेंगे, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी मथुरा और वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे पंडितों से आप लोगों को सावधान रहना है। बेसिकली कैसे आप लोगों का माइंड वॉश करके कैसे दक्षिणा हज़ारों रुपये दक्षिणा आप लोगों से ले लेंगे, वो चीज़ आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आपको इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आपकी आस्था का इस तरीके से, क्योंकि उनका वो व्यापार है। ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप मुझे इतना रुपए दान दो, वो कहता है कि बस तुम मुझे हेल्प करो। आपको जो इच्छा है वो दान पेटी में डालो। ये नहीं कहता कि आपको 5,000 रुपये का ये आपको फैमिली के लेकर के ये करना है। आपका अगर बच्चा नहीं है तो उसको लेकर के कोई एक भ्रांति फैला देगा। एक तरीके से इस तरीके के डायलॉग बाजी वहाँ पर होंगी और इमोशनली जुड़ाव के साथ आप लोगों के पॉकेट पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो उनका बिजनेस है। तो कितनों आप लोग इमोशनली टच हो जाओ, बड़ा डोनेशन कभी मत करना। अपना आप चैरिटी के नाम पे अपने मन से देना चाहते हो, जैसे गौशाला के लिए देना चाहते हो, वृद्धाश्रम के लिए देना चाहते हो, है ना, उन सब में आप मन अपने मर्जी से दे सकते हो। मंदिर के विकास करने के लिए दान पेटी में आप डाल सकते हो। लेकिन कभी भी जो वहाँ के पंडित हैं उनके हाथों में वहाँ पर लगे हुए स्कैनर में आप किसी भी तरीके का पेमेंट मत करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बृहद पैमाने पे स्कैम होता है। क्योंकि उन लोगों की वो पॉलिसी है। वहाँ आजकल एक व्यापार बन गया है। भगवान का वो नगरी तो है, लेकिन कहना बुरा लगता है कि वहाँ पर एक व्यापार बन चुका है। वहाँ पैसों की ठगी हो रही है आपके आस्था के नाम पर। तो इसीलिए किसी भी
मंदिर में जब आप जाए तो मंदिर में आपको देख के ही पता चल जाएगा, हर एक चीज़ से लेकर के आपको 500 रुपये प्राइस बोलेंगे, वो 50 रुपये में मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है। तो आप इन सभी चीज़ों से बचेंगे। डोनेशन आप अपनी इच्छा से करेंगे और अपनी इच्छा से दान पेटी के अंदर करना, ना कि किसी पंडित के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी भी वक्ता के इन्फ्लुएंस में आकर के। यही आप लोगों से कहना है। बाकी हम लोग एक दिन का ट्रिप था, बस से गए थे, तो इसीलिए ज़्यादा समय एक्सप्लोर नहीं कर पाए। कभी विस्तार से वृंदावन और मथुरा जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को पूरी कहानी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टूर खत्म होता है दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन का। अब मिलेंगे हम लोग अगले किसी डेस्टिनेशन में, अगले किसी राज्य या अगले किसी शहर के सफ़र में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।